चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 5, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। लास्ट क्लास में हमने 3 टेबल या हम कह सकते हैं 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी डॉबर्नियर ट्रायड्स या डॉबर्नियर के त्रिक, जिसमें हमने पढ़ा था, मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको सारी चीज़ें। पहला डॉबर्नियर के त्रिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि डॉबर्नियर जो था उसने 3 के ट्रायड्स या 3 के त्रिक, 3 के ग्रुप बनाए थे। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पहला और तीसरा है उन दोनों के एटॉमिक मासेस को, उनके द्रव्यमान को अगर हम माध्य निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बीच वाले के, सेकंड वाले के इक्वल आता है। ये हमने देखा था डॉबर्नियर ट्रायड के अंदर। इसकी कमी क्या थी, सीमाएं या फिर लिमिटेशन क्या थी इसकी? इसकी लिमिटेशन ये थी कि डॉबर्नियर ट्रायड सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बन सके, सिर्फ 3 ही ग्रुप, 3 ही त्रिक बन सके, उसके अलावा और कोई नहीं बन पाया। ये प्रॉब्लम थी डॉबर्नियर में। फिर दूसरा आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी, ठीक है, जो म्यूज़िकल नोट्स के ऊपर बेस्ड थी। हिंदी में इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इसमें भी आपको याद होगा, अष्टक का मतलब 8, यानी कि हर पहला एलिमेंट, हर पहला तत्व का जो गुण है वो किससे मैच कर रहा था? 8वें से मैच कर रहा था, ठीक है। ये हो रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई? एक तो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो उसकी थ्योरी थी ये सिर्फ 20 एलिमेंट्स यानी कि कैल्शियम तक ही ठीक थी, उसके बाद ये प्रूव नहीं हो पाई। उसने कहीं जगह पर एक ही साथ 2 एलिमेंट्स को भी रख दिया था, और जो बाद में कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स थे वहाँ पर ऊपर सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़ उनकी मैच नहीं कर रही थी जिस तरीके से उसने बताया था वैसे, ठीक है। फिर आई थर्ड पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, मेंडलीव की। मेंडलीव ने क्या बोला? मेंडलीव ने बोला, ध्यान देना क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ही जो लिमिटेशंस थी उसको सॉल्व करते हैं। याद है ना, मैंने बताया था कि जो कमियां हमने मेंडलीव में पढ़ी थी अब वो हम सॉल्व कर देंगे। तो मेंडलीव में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मासेस पे बेस्ड है। यानी कि जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पे बेस्ड होती है? एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड होती है। ये मेंडलीव ने कहा था और उसने इस बेसिस पर एक टेबल बनाकर दी थी, और वो टेबल काफ़ी अच्छी थी। अच्छी एज़न कि उसमें जो भी उसने चीज़ें बताई थी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी सही थी, और टेबल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो एक दूसरे से उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, वो सब चीज़ें ठीक थी। उसके हमने एडवांटेजेस भी पढ़े थे। एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज तो ये बताया था मैंने कि उसने 3 ऐसे एलिमेंट्स की जगह छोड़ी थी जो बाद में जाकर डिस्कवर हो गए थे, एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। याद है नाम उसके? गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है ना, स्ट्रोंशियम। इस तरीके से 3 एलिमेंट्स थे जो बाद में जाकर डिस्कवर हुए, सेम उन्हीं जगह पर, सेम मास के साथ और सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। दूसरी उसकी अचीवमेंट ये थी कि उसने बाद में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो नोबल गैसेस को भी उसकी टेबल को बिना छेड़े साइड वाली रो में लगा दिया गया, साइड वाले कॉलम में लगा दिया गया। तो ये भी उसकी एक उपलब्धि थी, ठीक है। इस तरीके से हमने उसकी उपलब्धियाँ पढ़ी थी। अब कमियों के बारे में बात करते हैं। मेंडलीव की कमी, पहली कमी क्या थी मेंडलीव की? कि आइसोटोप्स, समस्थानिकों के लिए जगह नहीं थी। तो अब हमें ये जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमें समस्थानिकों के लिए या तो जगह देनी है या कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि समस्थानिकों की बात ही ना आए, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समस्थानिक वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे कि हाइड्रोजन के लिए वहाँ मेंडलीव ने हाइड्रोजन के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड नहीं कर रखा था। उसको समझ नहीं आया था कि हाइड्रोजन को कहाँ लगाना है, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एलिमेंट्स का, कुछ तत्वों को उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ठीक से अरेंज नहीं किया था, जैसे कि कॉपर और निकल। कॉपर को पहले लगा दिया था और निकल को बाद में लगाया था, जो कि एटॉमिक मास निकल का कम था और कॉपर का ज़्यादा था, फिर भी उसने उल्टा किया और वो हमें ठीक नहीं लग रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो चेंज आया वो क्या था? देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम मोज़ले, हेनरी मोज़ले एक्चुअली,
ये पूरा नाम इसका हेनरी मोज़ले है। तो हेनरी मोज़ले इन 1913, ठीक है, हेनरी मोज़ले 1913, इसने ये प्रूव किया एक्चुअली कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम रादर देन एटॉमिक वेट। उसने ये बोला कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की रादर देन एटॉमिक वेट, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, हम अभी तक चाहे हम न्यूलैंड की बात करें, चाहे हम मेंडलीव की बात करें, डॉबर्नियर की बात करें, जो भी साइंटिस्ट इससे पहले आए थे वो सब यही बात कर रहे थे कि एटॉमिक मास के ऊपर फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेस्ड होती है। वो एटॉमिक मास को, द्रव्यमान को लेकर वो काम कर रहे थे, द्रव्यमान के ऊपर बेसिस पे ही वो अपनी पूरी की पूरी टेबल की और जो भी उनकी स्टडी थी वो सब कुछ द्रव्यमान के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। पर 1913 के अंदर हेनरी मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये प्रूव करके बताया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं है। ध्यान रखना, इससे पहले एटॉमिक मास ही समझ में आ रहा था सबको, बट 1930 में हेनरी मोज़ले ने ये बताया कि एटॉमिक नंबर जो है ना वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद से जो साइंटिस्ट आएंगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक नंबर को बेसिस माना। उन्होंने सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर चेक किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है। तो ये जो था ये सबसे बड़ा चेंज आया और इसी की वजह से हमारी अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हम। एलिमेंट्स जो हैं हमने उसको कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज किया है, ठीक है। मतलब जैसे सबसे पहले आपको अपने बचपन से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर हीलियम का 2, लिथियम का 3 होता है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको अरेंज किया हुआ है। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, रोज़ पता है, ये रोज़ होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये वाले कॉलम्स हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये रोज़ हैं और जो नीचे वाले जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रोज़, कितने रोज़ हैं हमारे पास, वी हैव 7 हॉरिजॉन्टल रोज़, वी हैव 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ जिन्हें कहते हैं पीरियड्स। हिंदी में हम इन्हें कहेंगे आवर्त, ठीक है। और वी हैव हाउ मेनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, एंड वी हैव 18 कॉलम्स, ठीक है, जिन्हें हम ग्रुप्स कह सकते हैं। सो वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है।